नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश कर दिया। विपक्ष इस पर सरकार को घेर रहा है। आज तक संवाददाता कुमार विक्रांत ने बजट को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से की खास बातचीत। आम बजट पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। दिग्विजय जी, पहले तो इस बजट को कैसे रेट करते हैं, कितने नंबर देंगे? देखिए, ऑर्डिनरी बजट है। पहली बात तो ये है कि आप 2014 का इनका बजट का भाषण पढ़ लीजिए और 2016 का बजट का भाषण पढ़ लीजिए। कौन से सेक्टर में ये उपलब्धि मानते हैं? इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही है, हर सेक्टर में इकोनॉमी की हालत बिगड़ती जा रही है। जिन योजनाओं को इन्होंने भला बुरा कह के वो चुनाव जीत के आए थे, अब उनका श्रेय ले रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि खराब अर्थव्यवस्था मिली थी हमको, हम उसको सुधार रहे हैं। ऐसा है कि खराब अर्थव्यवस्था कौन सी मिली थी, जरा हमें बता दें। मैं आंकड़ों के साथ प्रमाणित कर सकता हूं कि 2013-2014 की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक इमर्जिंग व्यवस्था थी जो आज डिक्लाइन पे चली गई है। सर, राहुल गांधी का भी एक सुझाव था दिव्यांगों के लिए, जो बिल है उस पर जो टैक्स लगता था उसको मान लिया अरुण जेटली साहब ने और नाम भी लिया। अप्रिशिएट करेंगे? अगर उन्होंने नाम लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन केवल यही सुझाव नहीं है। राहुल गांधी जी का जो मूल सुझाव है कि ये सरकार की योजनाएं और सरकार का पैसा गरीब में, किसान में, गांव में ज़्यादा जाना चाहिए बनस्पत बड़े बड़े लोगों के। तो सरकार इस बजट की तारीफ कर रही है, साथ ही से संतुलित बजट बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने बजट पर बड़ा हमला किया। पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गरीबों और किसानों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। अरुण जेटली वित्त मंत्री ने आम बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार का यह बजट कैसा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के लोकसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। खड़गे साहब, बजट गांव, गरीब और किसान की बात कर रहा है, ये कहना है सत्ताधारी दल का। देखिए, अगर आप बजट पढ़े हैं, देखे हैं, हम तो सुने हैं, अभी पूरा पढ़े नहीं, लेकिन जब सुन के हम लिख लिए हैं, उसमें कोई गरीबों के लिए विशेष रूप से कोई आवंटन नहीं है, अलोकेशन नहीं है। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जोर फिर वही कॉरपोरेट पे, वही इनकम टैक्स के रूल्स बदलने में और काला धन को प्रोत्साहन देने के लिए जो जिनके पास है उनको जेल से या इससे बचाने के लिए उन्होंने इसमें राहत दी है, लेकिन कोई गरीबों के लिए, किसानों के लिए नहीं है। और ख़ास करके 5% सेस लगाकर किसानों के लिए हम कुछ करेंगे, ये उन्होंने वायदा किया है। लेकिन अगर 5% सेस अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो उनके कर्जे भी माफ़ करना चाहिए था। ये तो लोगों की डिमांड थी। जब हर जगह फसलें 2 साल से फेल हो रही हैं तो आपका ये फ़र्ज होता है कि आप इस वक्त ये कर्जा भी, बैंक के कर्जे भी माफ़ करना चाहिए था, जैसा कि मनमोहन सिंह जी ने किया था। लेकिन सर, जिस तरीके से बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि बजट में तमाम ऐसी नई चीज़ें किसानों के लिए योजनाएं लाई गई हैं और साथ ही साथ एक राहत देने की कोशिश की गई है किसानों के लिए, तो आपको लगता है कि जिस तरीके का दबाव आप लोग डाल रहे थे उसके बाद सरकार ने ये सब कुछ किया है? देखिए, ये सब पुरानी चीज़ है, कौन सी नहीं। एक्सेलरेटेड इरिगेशन पुराना ही है, ये ड्रिप इरिगेशन पुराना ही है। देखिए, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने हमेशा मोड़ तोड़ के बोलने की आदत है और आखिरी में मानने की आदत है। जैसा कि नरेगा को क्रिटिसाइज़ किए, आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। आधार को क्रिटिसाइज़ करें, आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले ड्रिप इरिगेशन के बारे में, इसके बारे में जब हम बोलते थे तो वो लोग सुनते नहीं थे। आज उन्हीं कार्यक्रम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो उनका कंसेशन है, झुकाव है, वो रिच लोगों के तरफ ज़्यादा है, गरीब के तरफ कम है। और इस वक्त सीआईआई में मेरे सहयोगी अंजना ओम कश्यप और राहुल कंवल मौजूद हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। अंजना, ओवर टू यू। आप स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल, खेत खलिहानों से होते हुए और उसके बाद एसयूवी गाड़ियों का जिक्र और सिगरेट का धुआं भी, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि अच्छे दिन का सपना और उसके हम कितने करीब पहुंचे हैं। मैं हूं अंजना ओम कश्यप, सीआईआई से आपके साथ राहुल। मैं हूं राहुल कंवल। इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्वागत है आपका। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, स्वागत है आपका।
हमारे साथ बिजनेस जगत से तमाम दिग्गज है और सबसे दिलचस्प यही होगा अगर सीधा आमना सामना हो, क्योंकि सिर्फ बिजनेस की ही बात नहीं करेंगे, इसके जरिए क्या भारत और उस भारत के किसान की भी बात होगी। हमारे साथ विजय ठडानी जी जो कि वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है NIIT लिमिटेड के, हमारे साथ सुमित मजूमदार साहब जो कि प्रेसिडेंट है CII के, TIL लिमिटेड के भी हैं, राहुल बजाज जी चेयरमैन बजाज ऑटो लिमिटेड जो सिर्फ बिजनेस नहीं राजनीति की बात भी उतनी ही बेबाकी से रखते हैं। हमारे साथ चंद्रजीत बैनर्जी साहब डायरेक्टर जनरल CII के यहाँ पर मौजूद हैं, विक्रम किर्लोस्कर जी जो कि वाइस चेयरमैन है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड के हमारे साथ हैं, और अजय श्रीराम जी DCM श्रीराम लिमिटेड के चेयरमैन MD। लेकिन सबसे पहले पीयूष गोयल जी आपके पास आते हुए सवाल यही जो बार बार आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि सब कह रहे हैं कि मनरेगा और आधार के ही इर्द गिर्द सबसे ज्यादा अब तक का एलोकेशन। तो आनंद शर्मा जी को धन्यवाद के साथ शुरू करेंगे क्या? देखिए, उसमें हमने कभी भी हिचकिचाहट नहीं की है, कोई अच्छी चीज है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने में। आधार का जो बेस था तब 30-40 करोड़ आधार नंबर थे, हमने उसको तेजी से लगभग 90 और 100 करोड़ के बीच लोगों को एनरोल किया। जो लीगल फ्रेमवर्क नहीं हो पाया था उसको अब इस बिल के माध्यम से इसको रादर देन अ नंबर वी हैव लिंक्ड इट टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट। तो जो लीकेज होती थी, और बहुत सफल हमारा प्रयोग रहा LPG गैस सिलेंडर की सब्सिडी में, जिसमें जो बचत हो पाई 6-7 हजार करोड़, उसको हम इस्तेमाल करके अब गरीबों को ये LPG की सुविधा दे पाएंगे। 5 करोड़ नए परिवारों को LPG सब्सिडाइज LPG से जोड़कर, जो एक बहुत बड़ी समस्या सालों से चल रही है, धुआं महिलाओं का, गृहिणियों का गांव खेतों में, छोटे घरों में, वो खत्म करने का प्रयोग कर रहे हैं। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, एक दुर्भाग्य की बात है कि 70 वर्ष पूर्व आज भी देश में बेरोजगारी है, आज भी देश में लोगों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए हैं। हमें थोड़ा समय लगेगा वो करने के लिए, तब तक जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा गाजा बाजा बजा के मनरेगा की बात लोगों को सुनाएंगे भी, लेकिन उसमें से आधारभूत सुविधाओं को और सक्षम बनाएंगे। आनंद शर्मा जी, बजट सुनकर आपको लगा कि ये UPA 3 का बजट है कि वो तमाम स्कीमें, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो आधार हो, जिसकी नरेंद्र मोदी और बीजेपी आलोचना क्या करते थे, अब सत्ता में आके आप ही की स्कीम्स को फॉलो करें? देखिए, देश में और शासन में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जो अच्छे काम किए थे, जो हमारी प्राथमिकताएं थी, जब वे विपक्ष में थे तो उसकी आलोचना राजनीति के कारण थी, पर सरकार में आके ये एहसास हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह UPA जो कर रही थी वो सही था। अब उसको आगे बढ़ाएं, हम इनका धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। कम से कम ये 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमको कोसना बंद कर दिया, और उसका लाभ ये स्वयं भी देख रहे हैं कि देश के लिए होगा। जहाँ तक आप बजट की प्राथमिकताओं को देखें, अभी भी मुझे नहीं लगता, सिवाय कृषि में भी मजबूरन जाना पड़ा है, जो पहले भी कृषि से सरकार का ध्यान कभी कम नहीं होना चाहिए था, कभी हटना नहीं चाहिए था। क्योंकि पिछले 2 बरस में सिर्फ पहली बार नहीं हुआ कि निरंतर 2 साल सूखा पड़ा हो या मानसून कमजोर हुई हो। जी, उन्होंने दिल इतना बड़ा कर दिया है। कौन सा बड़ा कर दिया? हम पे एहसान किया। आधार खुलकर सिर झुकाकर कह रहे हैं कि हाँ ये आपने अच्छे से, तो और क्या करेंगे? आप भी GST पे दिल खोलो ना सर, क्यों आपने अटकाया हो? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ख्याल से आप अपना होमवर्क करके आई होंगे जरूर कि GST पे हमने 3 बात करी है। बिल पास ऐसा नहीं करना होता कि इंस्टेंट कॉफी का बटन दबाओ और कॉफी का प्याला आ गया। ये बातें कानून बनाने की हैं। तो GST पे हमने 3 बातें कही हैं। सरकार और हमारे बीच में बातचीत चली है। पहले दुर्भाग्यवश सरकार और हमारे बीच में इस पे बात नहीं होती थी, विरोध था। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि इसका समाधान निकलेगा, इसी सेशन में निकलेगा। देखिए, ये तो यहाँ पे चेहरे काफी मायूस हैं। कह सकते हैं कि अगर आप 3 बोल दें कि क्यों मायूस है, क्यों मायूस है, सुनिए, चेहरे क्यों मायूस है? जिन्होंने 7 साल रोका उनको तो वोट भी मिल गया, समर्थन भी मिल गया। तो आपको लग रहा है आप भी रोक लेंगे तो अगली दफा आपको वोट मिल जाएगा? हमने बुनियादी मसलों पे रोका हुआ है। हमने 3 बातें कही। 3 बातें जो कही है, क्या पीयूष जी उस पर कुछ हो पाएगा? उस पे बातचीत चलेगी और जो सही GST का बिल होगा वो देश को मिलेगा। राहुल बजाज जी, सबसे बड़ा सवाल उद्योग के सामने ये है कि क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इस बजट के बाद, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स का बुरा हाल है। 29,000 से 23,000 पे आके गिर गए। क्या आपको लगता है कि आप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां एक बार फिर से इंडियन इकोनॉमी में पैसा लगाएंगी? देखिए, जो कुछ अंग्रेजी में कहा गया हिंदी में कोई डिफरेंट तो नहीं कहा जाएगा। तो पीयूष ने भी कहा था कि लैग होता है बहुत चीज़ों में। इंटरेस्ट रेट कम होता है तो खड़ाक से नहीं सब कुछ होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो खड़ाक से सब गड़बड़ नहीं होता है। तो डायरेक्शन ठीक है। इतना जो पैसा खर्च होगा तो किसी के हाथ में आएगा मोस्ट ऑफ दैट पैसा।
इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं बन जाएगा, तो उससे डिमांड बढ़ेगी। क्या आपकी कंपनी नया निवेश करेगी, ये बताइए दर्शकों को। वो तो मैंने पहले भी कह दिया था कि जैसे ही हमारा डिमांड इस तरह का रहेगा कि एग्जिस्टिंग एक्सेस कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगी, जरूर करेंगे। नहीं तो हम 50 साल से कर क्या रहे हैं? अरे 1000 गाड़ी साल की बनाते थे, अभी 50 लाख गाड़ी साल की बनाते हैं, ऐसे ही थोड़ी बन गया। नहीं, पर ये अहम सवाल है। किर्लोस्कर साहब, आप भी सेम उद्योग से आते हैं, इसका जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अभी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है, मतलब जितना हम बना सकते हैं उससे कम हम बेच रहे हैं। अगर हम जितना बना सकते हैं उतना ना बेचें, हम नया निवेश क्यों करेंगे? आपको लगता है ये प्रॉब्लम है? हाँ, ये प्रॉब्लम है, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मेरे पास एक्सेस कैपेसिटी है एंड अनलेस द कैपेसिटी इज फिल्ड, मैं क्या करूँ? आई कैन जस्ट कीप इन्वेस्टिंग। तो एक, बट आई हैव कॉन्फिडेंस लॉन्ग टर्म। पिछले इसने मुझे आई कुडंट फिनिश माय व्हाट आई वाज सेइंग। शॉर्ट टर्म इश्यूज आई हैव रिगार्डिंग दिस ग्रीन शॉर्ट टर्म। ये अच्छी हिंदी बोलते हैं किर्लोस्कर साहब। शॉर्ट टर्म आई एम लिटिल वरीड ऑन द ग्रीन टैक्स, पर लॉन्ग टर्म में मेरा आई एम कॉन्फिडेंट जो वो कर रहे रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और ये जब जा रहा है, जरूर डिमांड बढ़ेगा आपको लगता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जो ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।